गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हमारा दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, जिस पे हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा राहुल गांधी के बारे में। इस पे हम डिस्क्वालिफिकेशंस देखेंगे, डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमारी ये सारी चीज़ें भी होंगी। ठीक है, तो देखिए, एक बात मैं और बता देना चाहूँ आप लोगों को। और न्यूज़पेपर में क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक लगभग सिमिलर न्यूज़ ही चलती है और एक न्यूज़ बार बार रिपीट होती है। तो इसीलिए हम उन उन टॉपिक्स को उठा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और एट द एंड ऑफ ईयर आपके न्यूज़पेपर के वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस बात से घबराना नहीं है कि हम एक दो दो तीन टॉपिक्स ही लेते हैं। जी, हम वही टॉपिक्स लेते हैं जो मुझे पता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रिपीट हो रही है, और उन्हीं टॉपिक्स को छोड़ते हैं जो मुझे पता है कि या तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर वो आगे भी आएंगे तो हम उस पर आगे बात जरूर करेंगे। आपको आप लोगों को इस बात को लेके किसी भी तरह का चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम राहुल गांधी का देखते हैं क्या है। भाई साहब, अभी कांग्रेस काफ़ी खुश हैं और खुश होनी भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के जो मेन लीडर हैं मिस्टर राहुल गांधी, उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे अभी स्टे लग गया गया, उनके कन्विक्शन पे अभी स्टे लगा दिया गया। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले हम सेक्शन 499 की बात करेंगे और सेक्शन 500 की बात करेंगे आईपीसी की। सेक्शन 499 हमारा बोलता है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन करता है डिफेमेशन क्या है, किस तरह की चीज़ों को डिफेमेशन कहा जाएगा। और सेक्शन 500 जो है वो पनिशमेंट की बात करता है। जैसे कि इन केस ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर की जेल हो सकती है, और यही मैक्सिमम पनिशमेंट राहुल गांधी को मिला है डिफेमेशन केस में। या फिर उन्हें फाइन भी लगाया भी जा सकता है और फाइन नहीं भी लग सकता है। तो ये चीज़ें ऑप्शनल है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गई। अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। जब भी डिफेमेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब की बात होती है तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 19 पिक्चर में हमारी आएंगे ही आएंगे। तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, बट कोई भी कोई भी फ्रीडम पूरी तरह से हमें खुली छूट नहीं देगी। उसके साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, डिफेमेशन हो गया, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आर्टिकल 19 को भी ध्यान में रखना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें पूछ सकती है। और तीसरी चीज़ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये क्या बोलती है? देखिए, इसमें हमारे लिए अभी दो सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक सेक्शन 8(1) है और सेक्शन 8(3) है। देखिए, सेक्शन 8(1) बोलती है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करती है कि अगर किसी भी एमपी को कन्विक्शन मिली है जो कि मिनिमम 2 साल होती है, तो वो एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, और सेक्शन 8(3) उसी चीज को इलाबोरेट करती है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी इफ अ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू एट लीस्ट 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है हमारी। तो देखिए, तो अभी जो मिस्टर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो इसी सेक्शन के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, और सिर्फ ये एक्ट ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 ये भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करती है। इसमें क्या क्या प्रोविजन है? इसमें वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करती है, या फिर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का, मतलब वो थोड़ा सा उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया या काम नहीं कर रहा, थोड़ा पागल हो गया, इस तरह की चीजें। ठीक है, और अगर वो अपना सिटीजनशिप खो देता है, ठीक है, वो पहले इंडिया का सिटीजन था, अब वो किसी और कंट्री का सिटीजन हो गया और इंडिया का सिटीजनशिप को त्याग दिया, तो ऐसे पर्सन को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एक चीज और बात करती है कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट वैसी बना रही है जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगी या उनसे रिलेटेड प्रोविजन होगी, तो उस एक्ट के थ्रू भी उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो एक और चीज इसमें है, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और वो अमेंडमेंट 1985 में लाया गया। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में 10th शेड्यूल को भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है।
देखिए ये इसलिए लाया गया क्योंकि उस टाइम हमारे डिफेक्शन के काफी ज्यादा केसेस हो रहे थे। मतलब एक पार्टी जीती, उसने अपनी सरकार बनाई, उसके 50 MP दूसरी पार्टी में चल गई, फिर वो दूसरी पार्टी में जाके MLA बन गए। तो ये खरीद फरोख्त, ये काफी काफी ज्यादा ये चीजें चल रही थी। तो इसी के लिए इस लॉ को लाया गया। देखिए इसके अंदर कौन कौन सी क्रिटेरिया को मेंशन किया गया है। पहली चीज है कि अगर कोई भी आदमी पहले मान लीजिए वो कांग्रेस का था, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और जीत गया। अब वो 2 दिन बाद उठ के बोलता है कि नहीं भाई, अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, अब मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ। अगर वो वॉलेंटरली भी अपना मेंबरशिप को त्याग रहा है तो भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। और वो विप की बात अगर नहीं मानता है, देखिए विप क्या होता है, हर एक पार्टी ना अपना एक विप नॉमिनेट करता है और उसके डायरेक्शन को हर मेंबर को मानना पड़ता है। जैसे विप ने बोला कि तुम इस बिल पे इसे वोट करो, ठीक है, और उस आदमी ने, उस MP ने या MLA ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया, तो ये भी एक क्राइटेरिया बनता है उसे डिस्क्वालीफाई करने का। तीसरी चीज है, मान लीजिए कोई निर्दलीय चुनाव लड़ा और थोड़े टाइम बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो भी एक सफिशियंट ग्राउंड है उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करने का। ठीक है। और चौथी चीज है कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो उसके पास टाइम रहता है कि वो 6 मंथ तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर 6 मंथ एक्सपायर कर गई, इसके बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रैक्टिकल बात यह है कि इन चारों के बावजूद जरूरी नहीं है कि जैसे जिस टाइम वो विप के डायरेक्शन को डिसोबे करता है वो MP से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, MLA से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नहीं। इन सब को डिसाइड करेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस चीज को डिसाइड करने के लिए कोई भी टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं है। कोई भी टाइम, स्पीकर चाहे तो 10 दिन बाद डिसाइड करे, 10 महीने बाद डिसाइड करे या नहीं डिसाइड करे, तो वैसा कोई टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं किया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी लॉ में। ठीक है। तो ये हो गई डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें। अब आइए एक और चीजें आजकल चल रही है काफी ज्यादा न्यूज में, डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ठीक है। पिछले साल बिल आई गई थी एक डाटा प्रोटेक्शन बिल, बस जैसे ही बिल लाया गया तो IT मिनिस्टर ने बिल को खुद ही विड्रॉ कर लिया, कुछ कुछ प्रोविजंस उसमें चेंज करने के लिए। तो ये एक आर्टिकल आई थी न्यूज में, बट ये आर्टिकल काफी टेक्निकल है, काफी लोगों को इसे समझने में दिक्कत हो रही है। तो हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया और कुछ कुछ चीजें आप लोगों के लिए निकाली है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको आर्टिकल की कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेन चीजें हैं। तो देखिए इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये किसे प्रोटेक्ट करेगी, है ना, डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो आपको इसमें दो तरह की चीजें मिलेंगी। एक मिलेंगी, एक टर्म डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रिंसिपल। देखिए डाटा प्रिंसिपल क्या होता है, डाटा प्रिंसिपल होता है हम और आप डाटा प्रिंसिपल हैं, मतलब जिसका डाटा लिया जा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज है, आपको एक और मिलेगी डाटा फिडुशियरी। ये क्या होती है, ये वो होती है जो आपसे डाटा कलेक्ट कर रही है, जैसे गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, वो आपसे आपका डाटा अगर कलेक्ट कर रहा है तो उसे हम DF बोलेंगे, डाटा फिडुशियरी बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या प्रोविजन है, इसमें प्रोविजन ये है, तो जो डाटा प्रिंसिपल है, जो यूजर है जिसका डाटा लिया जा रहा है, उसके पास ये राइट है कि वो DF डाटा फिडुशियरी से रिक्वेस्ट कर सके कि उनका डाटा को मॉडिफाई कर दो, डाटा को डिलीट कर दो, या उसके डाटा को किस तरह से प्रोसेस करना है। ठीक है। तो वही ये यही चीजें क्लास 12 बोलती है हमारी, कि डाटा को किस तरह से प्रोसेस करना है, करेक्शन, एग्जाम्पशन, अपडेट, इन तरह की चीजें वो कर सकती हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब देखिए अब इसमें दूसरी चीजें क्या है, अगर यूजर की बात को नहीं माना गया, उसके जो कंसर्न थे उसे एड्रेस नहीं किया गया, तो एक क्लाउज 13 है जो कि ग्रीवियंस ग्रीवांस रिड्रेशल के बारे में बात करती है। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है। और क्लाउज 14 जो है ये बात करती है कि आप चाहो तो किसी पर्सन को नॉमिनेट भी कर सकते हो। अगर आपकी डेथ हो जाती है
तो आपके डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, उसके डाटा की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो आप इसमें नॉमिनेशन की बात भी की गई है जो कि क्लास 14 के अंदर कवर होती है। ठीक है। एक बात और है जो थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है कि इसमें ना डाटा प्रिंसिपल जैसे कि हम आप, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अगर हम गलत तरीके से कोई गलत अपील करें, गलत ग्रीवांस लेके जाएं, तो हम पर भी पेनल्टी लग सकती है। तो ये एक तरह से एज ए लूप होल यूज कर सकती है कंपनी आपके खिलाफ, क्योंकि जो जनरल जो आम नागरिक होते हैं उनके पास उतनी बैंडविड्थ नहीं होती कि वो लीगल केस फाइट कर सके, लीगल बैटल फाइट कर सके। तो अगर तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। अगर उनके ऊपर किसी तरह की पेनल्टीज लग गई तो फिर वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसमें काफ़ी टाइम लगता है अभी। तो वो चीज़ें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। वही चीज़ बात करते हैं, क्लास 15 वही बात कर रही है कि कोई फॉल्स या फ्रीवलेस ग्रीवांस को नहीं रजिस्टर करे, नहीं तो हमें 10,000 तक की भी फाइन लग सकती है। देखिए, और जो एक और जो काफ़ी परेशानी वाली बात है कि इसमें ना डाटा प्रोडक्शन बिल में काफ़ी सारे एग्जाम्पशंस हैं, स्टेट को काफ़ी एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं। और स्टेट अगर कोई अपनी मशीनरी नॉमिनेट करती है या किसी पर्सन को नॉमिनेट कर रही है आपका डाटा कलेक्शन के लिए, तो उसे काफ़ी सारे एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं। उस एग्जाम्पशंस के बारे में हम नीचे भी बात करेंगे। और कुछ चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई है, जैसे कि अगर रिसर्च पर्पस के लिए हो, आर्काइविंग के लिए हो, स्टेटिस्टिकल पर्पस के लिए हो, तो भी उस चीज़ को एग्जाम्प्ट किया गया है, काफ़ी सारे प्रोविजन है। ठीक है। और एक चीज़ और जो काफ़ी मुझे चिंता वाली बात लगी वो ये है कि पहले आईटी एक्ट की थी, सेक्शन 43 है, आईटी एक्ट 2000। ठीक है। जिसमें ये सारी चीज़ें थी कि अगर आपके डाटा को गलत तरीके से मिसयूज किया गया है, या भी या मतलब आपको अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है, आपके डाटा का मिस हैंडलिंग हुआ है, तो ये कंपनीज की जिम्मेदारी होती थी कि वो यूजर को कंपनसेट करे। लेकिन अब इस प्रोविजन को बिल्कुल ही हटा दिया गया। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, अब एक चीज़ और है कि जो पहले एक प्रोविजन हुआ करता था इस बिल में कि अगर आपकी कंपनी आपका डाटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रही है, या फिर उसे किसी और पर्पस के लिए यूज कर रही है, तो वो यूजर को नोटिफाई करे। लेकिन अब उस प्रोविजन को डाइल्यूट कर दिया गया है, ये कंपनी के लिए जरूरी नहीं वो यूजर को नोटिफाई करे कि थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रही है, अनलेस या अनटिल वो चीज़ इलीगल ना हो। अगर वो लीगली सारे काम कर रही है तो ये जरूरी नहीं है वो यूजर को नोटिफाई करे ही करे। तो ये सारी चीजें कंसर्न वाली बात है हमारे लिए। वहां पर यहीं पर लिखा गया है ना कि ट्रांसफर ऑफ डाटा टू अदर कंट्रीज, टू थर्ड पार्टीज, एनीथिंग। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा की फीचर्स का देख लें आर्टिकल के बाहर। वैसे आर्टिकल में हमने सारी चीजें आपको बताई थी, फिर भी एक समराइज कर लेते हैं कि देखिए, लॉ रिक्वायर करती है कि कंपनीज को वो मेंशन करे कि आपका डाटा किस पर्पज के लिए यूज होगा। ठीक है। लेकिन ये सब जरूरी नहीं, अगर वो आपका डाटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रही है तो वो सब चीज़ें आपको बताए, या किसी और पर्पस के लिए कर रही है, वो सब चीज़ें आपको बार बार आपको नोटिफाई करने का जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है। ठीक है। यूजर के पास डिलीट मॉडिफाई करने की ऑप्शन है, राइट है। हाँ, एक चीज़ और है, एक ना डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेदारी होगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एक्ट, कोई ग्रीवांस होगा उसे रिड्रेस करने का। ये देखिए, सेक्शन 43 ए की बात हमने कर दी कि अगर डाटा मिस हैंडलिंग हो रहा है तो अब कंपनसेट करने वाली प्रोविजन को हटा दिया गया है। ठीक है। स्टेट के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि सोवरेनिटी हो गई, सिक्योरिटी हो गई। इन सब का रीज़न दे के वो आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस कर लेगी, उसे यूज़ कर लेगी, और आपको बताना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। एक और चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए किसी चाइल्ड का अगर डाटा प्रोसेस हो रहा है, अगर उसकी एज 18 ईयर से कम है, तो वो लीगल गार्जियन कंसेंट देती है। तो हम देख सकते हैं इस बिल में कि काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें हमारा डाटा सेफ नहीं रहेगा और हमारे डाटा को मिस हैंडलिंग हो रही है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप जब भी कोई भी डाटा शेयर करें तो काफ़ी सावधानी से शेयर करें। और आप देख लें किसी भी रैंडम साइट पे, रैंडम लिंक पे ओपन करके अपने डाटा को नहीं डालें, वो चीज़ें वेरीफाई हो। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा को आप पब्लिक ना करें।
आजकल काफ़ी ज़्यादा डाटा से रिलेटेड फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब हम बात करेंगे अच्छे से।